दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एबीसी स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों, हम नागरिक शास्त्र को देख रहे हैं और ये जो हम सेशन लाए हैं और इसके पहले भी हम कई सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये साथियों आने वाले जो जीआईसी लेक्चरर का परीक्षा है 3 मई को राजनीति शास्त्र का, उसके लिए और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी और जो उत्तर प्रदेश का पीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगा। और जो सितंबर माह में प्रस्तावित है बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम, उसमें भी राजनीति विज्ञान प्रवक्ता के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज जिस चैप्टर से संबंधित सवालों को हम करेंगे उस चैप्टर का नाम है उदारवाद एवं उपयोगितावाद। आप सबके सामने पहला सवाल है कि उदारवाद निश्चित दर्शन बना 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, वर्तमान शताब्दी में। तो इसका सही जवाब है साथियों 19वीं शताब्दी में। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, 19वीं शताब्दी में उदारवाद को निश्चित दर्शन बनाने का श्रेय जे.एस. मिल, एडम स्मिथ एवं हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों को जाता है। उदारवादी विचारक व्यक्तिगत स्वतंत्रता व राज्य की सत्ता को परस्पर विरोधी मानते हैं और इस कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सर्वोत्तम राज्य वह है जो न्यूनतम शासन करे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों कि राज्य की प्रकृति और कार्यों की उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किसकी रचनाओं में पाया जाता है? जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स या बर्नार्ड बोसांके या नॉर्मन एंजल? तो इसका सही जवाब है साथियों जॉन लॉक। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। उदारवाद के विकास में जॉन लॉक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एम सेलिगर ने द लिबरल पॉलिटिक्स ऑफ जॉन लॉक में लिखा है कि लॉक ऐसा पहला राजनीतिक दार्शनिक था जिसने आधुनिक उदारवाद को चिंतन की विस्तृत और प्रभावशाली पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। लॉक की टू ट्रीटीजेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट ऐसी रचना है जिसमें उदारवादी अवधारणा का सर्वोत्तम प्रतिपादन किया गया है। अब अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, जॉन लॉक या हर्बर्ट स्पेंसर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों जॉन लॉक। देखिए, 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। लॉक ने अपनी प्रसिद्ध कृति टू ट्रीटीजेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट के अंतर्गत राजशक्ति के दैवीय अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया तथा राज्य को न्यास कहा, जिसका लक्ष्य लोगों के प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत है समानता, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही जवाब या ऑप्शन ई है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों उपर्युक्त में से कोई नहीं। व्याख्या देखते हैं। देखिए उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल लिबर्टी है, न कि केवल समानता, सामाजिक न्याय या लोकतंत्र। उदारवाद व्यक्ति को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में अधिकतम स्वतंत्रता देने पर जोर देता है, साथ ही सरकार की शक्तियों को सीमित रखने का पक्षधर है। यद्यपि समानता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र उदारवाद के पूरक सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन इसका मूल केंद्र बिंदु व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। यह विचार यूरोप में प्रबोधन युग के दौरान विकसित हुआ और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के निर्माण में आधारभूत भूमिका निभाई। अब अगला सवाल साथियों क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित राजनीतिक विचारकों में से कौन राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था? जॉन लॉक, टी.एच. ग्रीन, जीन जैक्स रूसो? उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों जॉन लॉक। देखिए, अब अगला है कि इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता थे। पूछ रहा है कि इंग्लिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह के प्रणेता थे ग्रीन, ब्रेडले, बोसांके, उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों उपरोक्त सभी। देखिए, इंग्लिश उदारवादी परंपरा में आदर्शवाद को स्वीकार्य बनाने का कार्य ग्रीन, ब्रेडले और बोसांके ने किया था। यह नहीं मान लेना चाहिए कि इंग्लैंड में आदर्शवादी आंदोलन पूर्ण रूप से जर्मन आदर्शवाद की ही उपज था। ऑक्सफोर्ड के आदर्शवादियों को कांट और हीगल की अपेक्षा प्लेटो और अरस्तु से भी प्रेरणा मिली थी। इस आंदोलन ने अंग्रेज जनता के सामने विश्व के संबंध में एक आध्यात्मिक धारणा रखी, जिसके आधार पर ग्रीन व अन्य विचारकों ने राज्य के नैतिक जीवन के आदर्शवादी सिद्धांत की धारणा रखी। अब अगला सवाल साथियों क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही वक्तव्य है? एक कल्याणकारी राज्य का समाजवादी राज्य होना आवश्यक है। एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। एक समाजवादी राज्य एक उदारवादी राज्य हो सकता है। एक उदारवादी राज्य को उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो पूछा है कौन सा वक्तव्य सही है? तो इनमें से जो वक्तव्य सही साथियों वो ये है कि एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है।
देख लीजिए इसकी व्याख्या। देखिए, एक पूंजीवादी राज्य भी एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। सर्वप्रथम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ब्रिटेन जैसे पूंजीवादी राज्य में ही अस्तित्व में आई। वर्ष 1942 के बेब्रिज रिपोर्ट में 5 महाबुराइयों अज्ञानता, अभाव, नशाखोरी, बीमारी और बेरोजगारी से निपटने के लिए राज्य की भूमिका पर बल दिया गया। अब साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि नव उदारवाद के प्रवर्तक कौन थे? दुर्खीम, नोजिक, रॉल्स या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही जवाब साथियों रॉबर्ट नोजिक। देखिए, नव उदारवाद समकालीन विश्व में हस्तक्षेप की नीति को फिर से लागू करने की बात करता है। यह कल्याणकारी राज्य को आर्थिक विकास में बाधक मानता है। यह क्या मानता है? यह कल्याणकारी राज्य को आर्थिक विकास में बाधक मानता है नव उदारवाद, क्योंकि उसमें प्रतिभाशाली और कर्मठ वर्गों पर भारी कर लगाकर अयोग्य और अकर्मण्य लोगों का पोषण किया जाता है। यह विचारधारा संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में विशेष रूप से लोकप्रिय हुई। इसके प्रवर्तकों में रॉबर्ट नोजिक प्रमुख हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों। देखिए, मैचिंग वाला सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। दिया है कि परंपरागत उदारवाद सूची वन में दूसरा है उदारवादी आदर्शवाद, हीगलवादी आदर्शवाद या मार्क्सवाद। अब सूची 2 से इसका मैच कराना है कि कौन सा उत्पीड़क संस्था की बात करता है, कौन राज्य को आवश्यक बुराई मानता है, कौन भलाई मानता है, कौन नैतिक व विधिकता की अभिव्यक्ति मानता है। तो साथियों, जो ये परंपरागत उदारवाद है ये राज्य को क्या मानता है? ये आवश्यक बुराई मानता है। तो ए का हो जाएगा 3 से। और उदारवादी आदर्शवाद जो है ये राज्य को आवश्यक भलाई मानता है। तो बी का हो जाएगा, बी का 2 से, ए का 3 और बी का 2। और सी जो है कि हीगलवादी आदर्शवाद साथियों राज्य को नैतिकता व विधिकता की अभिव्यक्ति मानता है। और मार्क्सवाद क्या मानता है? मार्क्सवाद राज्य को उत्पीड़क संस्था मानता है। तो इस तरह से साथियों जब हम मैच कराएंगे तो हमारा हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। तो इस तरह हमारा ऑप्शन बी देखिए सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। यहाँ पे देखिए दिया भी है। परंपरागत उदारवाद राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। उदारवादी आदर्शवाद राज्य को आवश्यक भलाई मानता है। और हीगलवादी आदर्शवाद नैतिकता व विधिकता की अभिव्यक्ति मानता है। और मार्क्सवाद जो है कि इसको उत्पीड़क संस्था मानता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों कि हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा निम्न में से कौन नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है? बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है। दूसरा विकल्प है कि वर्ण से परास को मजबूत करने के लिए सक्षमकार संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए। सी है कि एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अकुशल और अपव्ययी होती है। डी है निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाली किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी का विनियोजन अव्यवहृत और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होता है। तो पूछ रहा है कि नव उदारवाद का प्रमुख तर्क इसमें से नहीं है। तो जो नहीं है वो ये है कि वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षमकार संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए। यही जो है कि साथियों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का देख लीजिए, बी हमारा सही है। अब व्याख्या देखते हैं। देखिए, नव उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को फिर से समेटने के लिए मुक्त बाजारवाद तथा मुक्त बाजार समाज का समर्थन करता है। समकालीन विश्व में नव उदारवाद की प्रेरणा से 3 नीतियों को अपनाया जा रहा है: उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। नव उदारवाद एक बार फिर से हस्तक्षेप की नीति, जिसको लेसेस फेयर कहते हैं, का समर्थन करता है तथा बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था की बात करता है। यह संसाधनों को बाजार के हवाले करने का पक्षधर है, न कि व्यक्तियों व समूहों को। हाँ, अब साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद द्वारा निवेदन किया गया सामाजिक सुधारों के लिए, निःशुल्क चिकित्सा सहायता के लिए, विचार अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए या निःशुल्क शिक्षा के लिए। तो राजनीतिक क्षेत्र में उदारवाद के द्वारा जिसका निवेदन किया गया वो है विचार अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता के लिए। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी साथियों सही हो जाएगा। देखिए, व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए उदारवाद सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में प्रासंगिक स्वतंत्रताओं की मांग करता है। राजनीतिक क्षेत्र में विचार अभिव्यक्ति, भाषण, लेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता को उदारवाद अपरिहार्य मानता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों कि उदारवादियों के अनुसार असमानता की खाइयों के न बनने देने का न्यायपूर्ण तरीका है: स्वतंत्रता व खुली प्रतिस्पर्धा, लिखित व कठोर संविधान, स्थिर सरकार या शिक्षित समाज। तो पूछ रहा है कि उदारवादियों के अनुसार असमानता की खाइयों को न बनने देने का जो न्यायपूर्ण तरीका वो है स्वतंत्र व खुली प्रतिस्पर्धा। देखिए,
उदारवादियों के अनुसार असमानता की खाइयों के न बनने देने के न्यायपूर्ण तरीका स्वतंत्र व खुली प्रतिस्पर्धा की भावना है। उदारवादी विचारधारा में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। आर्थिक क्षेत्र में यह सिद्धांत राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करते हुए पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है? F.A. हेयक, मिल्टन फ्राडमैन या रॉबर्ट नॉजिक या उपरोक्त सभी? तो इसमें से उपरोक्त जो सभी है ये सभी नव उदार से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, आधुनिक समय में नव उदारवाद की उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया है। आधुनिक समय में नव उदारवाद ने उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया है। इस विचारधारा ने राज्य की भूमिका को सीमित करने की सिफारिश की है और राज्य की नकारात्मक भूमिका रात्रि प्रहरी राज्य पर बल दिया है। F.A. हायक, आइजा बर्लिन, मिल्टन फ्राइडमैन या रॉबर्ट नॉजिक इस विचार के प्रमुख समर्थक हैं। नव उदारवादियों का मानना है कि आर्थिक गतिविधियों के सामान्य उतार चढ़ाव और उसके साथ साथ बार बार पैदा होने वाली भारी बेरोजगारी की समस्या का समाधान जरूरी है। अतः बुढ़ापे, बीमारी या दुर्घटना के लिए न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, कि अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा। कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता, यह विश्वास जुड़ा है नव उदारवाद के साथ, नव अनुदारवाद के साथ, नव मार्क्सवाद के साथ, इनमें से किसी के साथ नहीं। तो इसका सही जवाब है साथियों नव उदारवाद के साथ। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन में वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। यह विश्वास नव उदारवाद के साथ जुड़ा है। नव उदारवाद वास्तव में शास्त्रीय उदारवाद की नकारात्मक उदारवादी धारा को पुनर्स्थापित करता है। यह राज्य के हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। फ्रेडरिक हेयक व मिल्टन फ्राइडमैन प्रमुख नव उदारवादी सिद्धांतकार हैं। हायक ने अपनी कृति रोड टू सर्फडम, दासता के पथ पर में लिखा है कि निर्देशित अर्थव्यवस्था व्यक्तियों के अव्यक्त ज्ञान का उतना उपयोग नहीं कर सकती जितना बाजार अर्थव्यवस्था कर सकती है। इसके अनुसार आर्थिक नियोजन का रास्ता सर्वाधिकारवाद की ओर ले जाता है। मिल्टन फ्राइडमैन ने कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में लिखा है कि पूंजीवाद स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त है। पूंजीवाद जिसमें निजी उद्यम को स्वतंत्र विनियम का पूरा अवसर हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक है बेंथम, हार्बर्ट स्पेंसर, लास्की या एडम स्मिथ? तो आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का जो महान समर्थक है वह है एडम स्मिथ। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ की कृति द वेल्थ ऑफ नेशंस के 1776 ईस्वी में प्रकाशित होने के बाद राजनीतिक अर्थव्यवस्था के स्वरूप में युगांतरकारी परिवर्तन आया और आर्थिक दृष्टि से व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला। स्मिथ ने मुक्त बाजार और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की शानदार पैरवी की। उसने सरकार के मुख्य रूप से केवल दो कार्य, राज्य की रक्षा करना और न्याय करना, बताया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है? देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य उससे संबंधित देख लेते हैं। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थन करते हुए इन्होंने तर्क दिया। किसने? मतलब एडम स्मिथ ने। यदि बाजार अर्थव्यवस्था को कोई हस्तक्षेप न किया जाए तो उसमें संतुलन की स्वाभाविक प्रवृत्ति दिखाई देगी। इससे पूंजीपति के लाभ के साथ साथ आम खुशहाली में वृद्धि होगी। इनके अनुसार सरकार के मुख्यतः दो कार्य हैं। पहला कार्य क्या है कि राज्य की रक्षा करना, दूसरा कार्य है न्याय प्रशासन। और इनके अनुसार जब सरकार समाज के भीतर किसी विशेष श्रेणी या समुदाय को विशेषाधिकार प्रदान करके आर्थिक जीवन के विनियमन का प्रयत्न करती है, तब वह न केवल अन्याय और अत्याचार को बढ़ावा देती है बल्कि आर्थिक इष्ट सिद्धि में भी बाधा डालती है। अब क्वेश्चन नंबर 16 साथियों, निम्नलिखित में से कौन स्वेच्छातंत्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? विकल्प दिया है बर्लिन, हेयक, लास्की या फ्रीडमैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लास्की। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, लास्की उदारवाद के बजाय समाजवादी और सामूहिकतावादी विचारधारा के प्रतिनिधि थे, इसलिए वे स्वेच्छातंत्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते। स्वेच्छातंत्रवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, सीमित सरकार और मुक्त बाजार पर जोर देता है, जिसे हेयक, बर्लिन और फ्रीडमैन ने समर्थन दिया। अब क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? प्लेटो, मार्क्स, एडम स्मिथ, लॉक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडम स्मिथ। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक या विचारक एडम स्मिथ ने राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का समर्थन किया। एडम स्मिथ ने आर्थिक क्षेत्र में निजी स्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन करते हुए हस्तक्षेप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनके अनुसार व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप न होने पर मनुष्य में
कार्य करने की प्रेरणा अधिक होगी, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अधिक से अधिक संपदा उत्पन्न करेगा और वह अंततः समाज के हित में होगी। स्मिथ के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता वाणिज्य से ही संभव है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? फ्रेडरिक लिस्ट, स्मिथ, रिकार्डो या माल्थस? तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में था फ्रेडरिक लिस्ट। देखिए व्याख्या इसकी देख लेते हैं। जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट विकास के परंपरागत सिद्धांत से संबंधित नहीं थे। इन्होंने एडम स्मिथ की आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्र की समृद्धि पूंजी पर आधारित नहीं है, बल्कि यह उत्पादक शक्ति की योग्यता के विकास पर आधारित है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की थी? मार्क्सवाद, उदारवाद, समाजवाद या गांधीवाद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों उदारवाद। देखिए उदारवाद के प्रणेता जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना और कहा कि इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई और उसका अस्तित्व बना हुआ है। लॉक इन अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति के अधिकार को मानता है। उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? टी.एच. ग्रीन, हेगल, कार्ल मार्क्स या जॉन लॉक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों जॉन लॉक। देखिए उदारवाद का जनक जॉन लॉक को कहा जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता एवं संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना तथा इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा हेतु राज्य की उत्पत्ति हुई और उसका अस्तित्व बना हुआ है। राज्य को व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार में आने वाली बाधाओं को खत्म करना चाहिए। 21 है कि निम्न में से कौन एक उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक हैं? लॉस्की, लॉक, मिल या ग्रीन? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा साथियों लॉक। तो व्याख्या देखने की जरूरत है नहीं। देखिए ग्रीन के संपत्ति के संदर्भ में विचार छाप रखते हैं, आदर्शवाद का, व्यक्तिवाद का, उदारवाद का, सभी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों उदारवाद का। व्याख्या देख लीजिए। देखिए राज्य के संबंध में ग्रीन के विचार आदर्शवादी होने के पश्चात भी संपत्ति के संबंध में उनके विचार उदारवादी हैं। अन्य उदारवादी विचारकों की भांति ग्रीन भी संपत्ति के अधिकार को व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। व्यक्तिवाद या नकारात्मक उदारवाद के विपरीत वह संपत्ति के अधिकार को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़कर देखते हैं। अब देखते हैं साथियों आगे क्वेश्चन नंबर 22 में, हाँ अभी इसी के बारे में दिया है कि ग्रीन ने संपत्ति के विषय में जिस रुख को अपनाया उनके उस विचार को सकारात्मक उदारवाद कहा जाता है। उनके अनुसार व्यक्ति को केवल व्यक्ति के नाते कोई अधिकार नहीं मिल जाते, बल्कि इसके लिए समाज की स्वीकृति भी आवश्यक है। यह बात संपत्ति के अधिकार पर भी लागू होती है। अतः व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार ऐसी इच्छा की पूर्ति के लिए दिया जाता है जिसका ध्येय समाज हित है। कहीं ऐसा न हो कि एक व्यक्ति की संपन्नता दूसरे की विपन्नता का कारण बन जाए। उसने संपत्ति के उसी अधिकार को मान्यता दी जो सामान्य हित, कॉमन गुड या जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर पर आधारित हो। ये विचार उदारवादी सिद्धांत को एक नई दिशा में मोड़ देते हैं जो कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट के विचार को बढ़ावा देती है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों, कथन कारण वाला है। देखिए दिया है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथनीय और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए दिया है, सकारात्मक उदारवाद राज्य को करने के लिए कुछ कार्य सौंपता है, और कारण दिया है कि वह संपूर्ण समाज के सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि का दायित्व राज्य को सौंपता है। तो इसका जो है साथियों विकल्प देख लेते हैं। देखिए ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी है ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। देखते हैं व्याख्या। देखिए सकारात्मक उदारवाद राज्य की भूमिका का विस्तार चाहता है। सकारात्मक उदारवाद क्या चाहता है? यह राज्य की भूमिका का विस्तार चाहता है और राज्य की जो परंपरागत भूमिका है वो है पुलिस राज्य के स्थान पर सामाजिक समस्याओं के मामले में सक्रिय हस्तक्षेप सकारात्मक उदारवाद की विशेषता है। ग्रीन, लास्की, आरिस्टोनी, हॉबहाउस जैसे विचारक इस धारणा के समर्थक हैं। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि राज्य उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करे जिनका संबंध सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों से है। व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों में राज्य का हस्तक्षेप अनुचित है। अतः उपर्युक्त प्रश्न का कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या भी है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं साथियों। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं।
सीबी मैकफर्सन, कार्ल जे पॉपर, जॉन रॉल्स या एलटी हॉव हाउस। तो इसका सही जवाब है साथियों कार्ल जे पॉपर। सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत का अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले जो उदारवादी विचारक हैं वो हैं कार्ल जे पॉपर। देखिए व्याख्या इसकी देखते हैं। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत सोशल इंजीनियरिंग थियरी कार्ल पॉपर ने प्रस्तुत किया था। कार्ल पॉपर को राजनीतिक चिंतन और व्यवहार के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने के लिए जाना जाता है। अपनी कृति द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज के अंतर्गत पॉपर ने विशेष रूप से 3 विचारकों की मान्यताओं पर प्रहार किया। ये 3 विचारकों ने प्लेटो, हीगल व मार्क्स। पॉपर ने पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद, मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म तथा उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत, थियरी ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज भी प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 25 पे साथियों, उदारवादी सिद्धांत राज्य को किस प्रकार मानता है? लक्ष्य प्राप्त करने का साधन, अपने आप में एक लक्ष्य, असमानताओं को समतल करने का एक उपकरण, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पूछ रहा है कि उदारवादी सिद्धांत राज्य को किस प्रकार मानता है। तो उदारवादी सिद्धांत जो साथियों ये राज्य को लक्ष्य प्राप्त करने का साधन मानता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। देखिए उदारवाद सुधारों का एक सिद्धांत है क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सुधार के प्रति समर्पित रहा है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वायत्तता का सिद्धांत है क्योंकि इसने मानव व्यक्तित्व के विकास के पक्ष में तर्क दिए हैं। यह लोकतंत्र का सिद्धांत है क्योंकि यह संवैधानिक सरकार, लोगों की सहमति पर आधारित सरकार, कानून का शासन, विकेंद्रीकरण और निष्पक्ष चुनाव पर बल देता है। उदारवादी सिद्धांत राज्य को लक्ष्य प्राप्ति का साधन मानता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है? अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है। राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। तो उदारवाद की जो मूल मान्यता इसमें से पूछा नहीं है वो ये है कि अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। यह साथियों आदर्शवाद की मूल मान्यता है। देखिए अधिकारों का प्राप्ति राज्य में ही संभव है, यह मान्यता आदर्शवादियों की है। कांट, हीगल, फिक्टे, ग्रीन, ब्रेडले और बोसांके जैसे आदर्शवादी विचारक राज्य को सर्वोच्च संस्था मानते हुए मनुष्य के लिए स्वाभाविक और आवश्यक मानते हैं। शेष अन्य विकल्प में दिए गए तथ्य उदारवाद की मूल मान्यता से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद 2 पृथक तत्वों का मिश्रण है। इनमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद। यह कथन किसका है? पूछ रहा है कि एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद 2 पृथक तत्वों का मिश्रण है। इनमें से क्या है? पहला एक लोकतंत्र है, दूसरा क्या है? व्यक्तिवाद है। यह कथन किसका है? मैकगवर्न, लूथर, लास्की या डनिंग। तो ये इसका सही जवाब है साथियों मैकगवर्न। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए मैकगवर्न ने उदारवाद को 2 पृथक तत्वों लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण कहा है। आधुनिक लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का बहुमत पाया जाता है किंतु उदारवाद बहुसंख्यकों के साथ अल्पसंख्यकों का भी ध्यान रखता है। इस प्रकार उदारवाद परिवर्तन और प्रगति का संदेश देता है और व्यक्तिवाद और लोकतंत्र भी इसमें शामिल है। मैकगवर्न इसी बात को दृष्टि में रखते हुए कहते हैं कि एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद 2 पृथक तत्वों का मिश्रण है। इसमें एक लोकतंत्र और दूसरा व्यक्तिवाद। लेकिन उदारवाद केवल यही नहीं है। व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध के विषय पर अब 2 प्रकार की विचारधाराओं का प्रतिपादन किया गया है। एक प्रकार की विचारधाराएं राज्य को समस्त मानवीय जीवन का केंद्र और अपने आप को एक साध्य मानती हैं, लेकिन दूसरी श्रेणी की विचारधाराएं इस बात का प्रतिपादन करती हैं कि व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति ही साध्य है। उदारवाद द्वितीय प्रकार की इन विचारधाराओं का समूह है जो इस बात पर बल देता है कि समस्त मानवीय व्यवस्था का केंद्र व्यक्ति ही है। राज्य, समाज और अन्य संस्थाएं इस व्यक्ति के कल्याण के साधन मात्र ही हैं और समस्त राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति को केंद्र मानकर ही किया जाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों कि राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है आदर्शवाद के विकास के लिए। राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है आदर्शवाद के विकास के लिए, उदारवाद के विकास के लिए, मार्क्सवाद के विकास के लिए या समाजवाद के विकास के लिए। तो इसका सही जवाब है साथियों उदारवाद के विकास के लिए। देखिए राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण व्यक्तिवादियों का है जिनकी मान्यता है कि राज्य स्वाभाविक या
प्राकृतिक संस्था नहीं है। राज्य का निर्माण लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। लॉक जैसे विचारकों ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत देकर उदारवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है साथियों कि निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? बुर्जुआ राज्य, प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य, सीमित राज्य। तो किसका उदारवाद से मेल नहीं है? तो जिसका उदारवाद से मेल नहीं है वह है साथियों बुर्जुआ राज्य। देखिए, बुर्जुआ राज्य एक मार्क्सवादी धारणा है जो पूंजीपतियों द्वारा स्थापित राज्य को व्यक्त करती है। यह उदारवाद से संबंध नहीं रखता। प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य व सीमित सरकार आदि सभी उदारवाद की विशेषताएं हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि कौन सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है? कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत या आदर्शवादी सिद्धांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों उदारवादी सिद्धांत। देखिए, उदारवादी सिद्धांत राज्य के यांत्रिक सिद्धांत का समर्थन करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य का निर्माण सब व्यक्तियों ने मिलकर सबके व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किया है। अतः राज्य साधन है और व्यक्ति क्या है? साध्य है। इसके अनुसार मनुष्य विवेकशील प्राणी है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है। राज्य को व्यक्तियों के स्वैच्छिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी आधार पर यह सिद्धांत राज्य के रात्रि के प्रहरी की भूमिका का ही समर्थन करता है। प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है। लॉक व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकारों, इनमें से कौन है? पहला जीवन है, दूसरा जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संपत्ति के अधिकार की चर्चा करता है। और प्राकृतिक अवस्था में उत्पन्न अशांति से छुटकारा पाने के लिए लॉक का विवेकशील मानव एक समझौते के माध्यम से एक ट्रस्ट के रूप में राज्य की स्थापना करता है। विवेकशील प्राणी के विषय में लॉक कहता है, समुदाय ऐसा गृहस्वामी है जो घर की रखवाली के लिए पहरेदार रखता है, फिर वह स्वयं जाग कर यह देखता रहता है कि कहीं वह पहरेदार सो तो नहीं गया है। लॉक की तरह अन्य उदारवादी भी राज्य को केवल एक पहरेदार की तरह समझते हैं। उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है वैयक्तिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय या समानता या राष्ट्रवाद। तो उदारवाद का जो मौलिक सिद्धांत साथियों वह है वैयक्तिक स्वतंत्रता। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। इसके अनुसार व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिनका संबंध केवल उसके ही अस्तित्व से हो। व्यक्तिवादी विचारकों ने इस स्वतंत्रता का समर्थन किया है। मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा है कि मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है। उदारवाद का मूल तत्व वैयक्तिक स्वतंत्रता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं उदारवाद की मुख्य मान्यताएं निम्न है। पहला क्या है कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है। दूसरा है कि व्यक्ति के हित एवं सामान्य हित में कोई बुनियादी टकराव नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या दिया है व्याख्या में। आगे दिया है कि व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। नागरिक समाज एक कृत्रिम उपकरण है जिसका ध्येय मनुष्यों का हित साधन है। उदारवाद केवल संवैधानिक शासन को ही मान्यता देता है। इसके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध केवल इस आधार पर लगाया जा सकता है कि वह दूसरों को वैसी ही स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए आवश्यक हो। उदारवाद अनुबंध की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। इसके अनुसार सार्वजनिक नीति व्यक्तियों और समूहों की स्वतंत्र सौदेबाजी का परिणाम होना चाहिए। इस प्रकार उदारवाद की संपूर्ण अवधारणा में वैयक्तिक स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण स्थान है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 साथियों, मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? समाजवाद में, उदारवाद में या वैज्ञानिक समाजवाद में या फांसीवाद में? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा साथियों उदारवाद में। देखिए, उदारवाद का मूल तत्व है वैयक्तिक स्वतंत्रता, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पंथ निरपेक्षता, समानता। इसका भी सही जवाब हो जाएगा वैयक्तिक स्वतंत्रता। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन उदारवाद का तत्व नहीं है? समाज का समाजवादी ढांचा, स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार, स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कि उदारवाद का तत्व जो नहीं है वो है समाजवाद का समाजवादी ढांचा। समाज का समाजवादी ढांचा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था में
स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार और स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। समाज का समाजवादी ढांचा मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों जैसे कि भारत में पाया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य को सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि में रखते हुए वैयक्तिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का उदारवादी सिद्धांत है? उपयोगितावाद, व्यावसायिक समूहवाद, श्रेणी समाजवाद या फांसीवाद? तो उदारवाद का जो उदारवादी सिद्धांत है इनमें से वह है साथियों उपयोगितावाद। व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए, उपयोगितावाद राज्य का उदारवादी सिद्धांत है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने राज्य के कार्यों को नकारात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया। ये विचारक व्यक्ति के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख उपयोगितावाद का हृदय वाक्य है। राज्य का कार्य इस प्रकार होना चाहिए जिससे अधिकतम व्यक्तियों को खुशी प्राप्त हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 36 है साथियों, यह विचार कि न्याय तथा स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध है डैश 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 से जुड़ा है, मार्क्सवादियों से या उदारवादियों से या अराजकतावादियों से या समाजवादियों से? तो यह विचार कि न्याय तथा स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध है, यह साथियों उदारवादियों से जुड़ा हुआ है। व्याख्या देखते हैं। देखिए, उदारवादियों का मानना है कि न्याय और स्वतंत्रता का गहरा संबंध है। उनके अनुसार न्यायपूर्ण समाज में ही वास्तविक स्वतंत्रता संभव है और स्वतंत्रता का उद्देश्य सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना होना चाहिए। उदारवादी विचारधारा व्यक्तिगत अधिकारों, विधि के शासन और अवसर की समानता पर जोर देती है। जॉन लॉक, जे.एस. मिल जैसे विचारकों ने कहा कि राज्य का कर्तव्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और न्याय दोनों की रक्षा करना है ताकि समाज में स्थिरता और प्रगति बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 37 साथियों कथन कारण वाला है। कथन है कि सकारात्मक उदारवाद राज्य को कुछ कार्य सौंपता है। कारण दे रहा है, कथन है और कथन ही यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे कारण आदि लिखना चाहिए था। वह संपूर्ण समाज का सामाजिक कल्याण राज्य को सौंपता है। तो वही विकल्प बनाया है कि कथन और कारण दोनों सही। कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है, कथन कारण दोनों सही व्याख्या नहीं कर रहा है, और कथन सही है किंतु कारण गलत है, और कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, कथन और कारण दोनों सही है और कथन जो है कि कारण की सही व्याख्या कर रहा है। देखिए, सकारात्मक उदारवाद राज्य को ऐसे कार्य सौंपता है जिससे व्यक्ति की सार्वजनिक सिद्धि में सहायता पहुंचे। सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के हाथों में ऐसे कार्य होने चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता में आने वाली बाधाएं दूर हों। सकारात्मक उदारवाद को विकसित करने का श्रेय टी.एच. ग्रीन एवं बर्नार्ड बोसांके को जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है साथियों, सकारात्मक उदारवाद निकटस्थ है लोकतांत्रिक समाजवाद के या राष्ट्रीय समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, संशोधनवादी समाजवाद के? तो सकारात्मक उदारवाद इनमें से लोकतांत्रिक समाजवाद के निकटस्थ है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, सकारात्मक उदारवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के निकटस्थ है। लोकतांत्रिक समाजवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है। दोनों ही अवधारणाओं में यह स्वीकार किया जाता है कि राज्य को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को इस ढंग से विनियमित किया जाए कि निर्धन और निर्बल वर्गों को अपेक्षित सहायता पहुंचाई जा सके। अगला सवाल है कि व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा होती है अराजकतावाद में, गांधीवाद में, मार्क्सवाद में या उदारवाद में? तो व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम व्याख्या साथियों उदारवाद में होती है, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सबसे ज़्यादा बल देता है। देखिए, उदारवाद में स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा होती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य विवेकशील प्राणी है, अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का निर्णायक है। भिन्न भिन्न व्यक्ति अपने हित को ध्यान में रखकर स्वेच्छा और परस्पर सहमति से जो अनुबंध करें, राज्य को उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में राज्य को व्यक्तियों की स्वैच्छिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। अगला सवाल है कि उदारवाद किसका हित चाहता है? अभिजात वर्ग का, धनवानों का, निर्धनों का या सबका? तो उदारवाद साथियों धनवानों का हित चाहता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, उदारवाद के प्रणेता लॉक ने व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों में से सबसे महत्वपूर्ण अधिकार संपत्ति के अधिकार को माना है। लॉक प्रारंभिक उदारवादी विचारधारा के रूप में संपत्ति का उत्पादन करने, संरक्षित करने, व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार व्यक्ति को देता है। उदारवाद की इस प्रवृत्ति से धनवानों का हित होता है, क्योंकि लॉक के अनुसार राज्य को व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार में आने वाली बाधाओं को खत्म करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का। उदारवाद मिश्रण है साम्यवाद व व्यक्तिवाद का। उदारवाद मिश्रण है समाजवाद व बहुलवाद का। उदारवाद मिश्रण है व्यक्तिवाद व मार्क्सवाद का। काफ़ी अच्छा सवाल है साथियों। तो इसका जो सही जवाब होगा कि उदारवाद जो
मिश्रण है वो किसका मिश्रण है? उदारवाद साथियों लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण है। देखिए, उदारवाद को लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का मिश्रण कहा जाता है। उदारवाद में व्यक्ति की वैयक्तिकता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उदारवाद शासन पद्धति के रूप में लोकतंत्र को स्वीकार करता है जो संवैधानिक व सीमित सरकार के द्वारा शासन करती है। कोएर्नर के अनुसार उदारवाद की शुरुआत और अंत दोनों वैयक्तिक स्वतंत्रता, वैयक्तिक मानवाधिकार एवं वैयक्तिक मानवीय खुशी से होता है। अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए सर, 42 में पूछा गया है कि इनमें से आधुनिक उदारवादी राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है। पूछ रहा है कि आधुनिक उदारवादी राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, जनता को मूल अधिकार, एक से अधिक राजनीतिक दल, राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन। तो राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन यह साथियों उदारवाद की विशेषता नहीं है। देखिए, राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन समाजवादी राज्य की विशेषता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, जनता को मूल अधिकार, एक से अधिक राजनीतिक दल आदि आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है कि वैयक्तिक अस्तित्व को पहचान, दूसरा है वैयक्तिक तार्किकता में विश्वास, तीसरा है स्वतंत्रता को प्रमुखता और चौथा है राज्य साधन तथा व्यक्ति साध्य और पांचवा है संवैधानिक एवं सीमित सरकार, छठा है लोकतंत्र को समर्थन और सातवां है सेकुलरिज्म में विश्वास और आठवां है बहुलवादी समाजवाद। तो ये साथियों आधुनिक उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं 8। फिर से हम एक बार पढ़ रहे हैं कि वैयक्तिक अस्तित्व को पहचान, वैयक्तिक तार्किकता में विश्वास, स्वतंत्रता को प्रमुखता, राज्य साधन तथा व्यक्ति साध्य और संवैधानिक एवं सीमित सरकार, लोकतंत्र को समर्थन, सेकुलरिज्म में विश्वास, बहुलवादी समाज। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद और नव उदारवाद दोनों की आलोचना करने हेतु रचनावादी विश्लेषण का प्रयोग किया? रिचर्ड के एस्ले, एलेक्जेंडर बेंडट और जे.बी. पीटरसन या जॉन रून्यान। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो हो जाएगा एलेक्जेंडर बेंडट। देखिए, एलेक्जेंडर बेंडट ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद और नव उदारवाद दोनों की आलोचना करते हुए रचनावादी विश्लेषण का प्रयोग किया था। ध्यातव्य है कि बेंडट जर्मनी में जन्मे अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के सबसे प्रभावशाली सिद्धांतकारों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 44 है साथियों, निम्नलिखित में से किसे नव यथार्थवाद के सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है? रिचर्ड सी स्नाइडर, केनेथ वाल्ट्ज, हॉन्स जे मॉर्गेनथाउ या उपर्युक्त में से एक से अधिक यह है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पूछ रहा है कि नव यथार्थवाद के सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। तो ये माना जाता है साथियों केनेथ वाल्ट्ज को माना जाता है। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, केनेथ एन वाल्ट्ज को नव यथार्थवाद, नियो रियलिज्म या संरचनात्मक यथार्थवाद का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने वर्ष 1979 में अपनी पुस्तक थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। नव यथार्थवाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को राज्य के व्यवहार का मुख्य निर्धारक माना गया है, जबकि पारंपरिक यथार्थवाद में मानव स्वभाव और नेतृत्व की भूमिका को अधिक महत्व दिया जाता है। अब आगे देखते हैं साथियों, ये था क्वेश्चन नंबर 44। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? यथार्थवादी, नव यथार्थवादी, संरचनात्मक यथार्थवादी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों उपर्युक्त में से एक से अधिक। व्याख्या देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी, नव यथार्थवादी और संरचनात्मक यथार्थवादी सभी राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय तत्व मानते हैं, लेकिन उदारवादी, मार्क्सवादी और निर्माणवादी जैसे दृष्टिकोण राज्य के केंद्रीय महत्व से सहमत नहीं होते। प्रश्न में विकल्पों में दिए गए समूह में यथार्थवादी और नव यथार्थवादी सहमत है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण असहमत होते हैं, इसलिए एक उत्तर एक से अधिक है। अब देखिए,
क्वेश्चन नंबर 46, यह कथन यथार्थवादी सिद्धांत की मुख्य कुंजी शक्ति के संदर्भ में परिभाषित हित की अवधारणा है, किससे जोड़ा गया है? हॉन्स जे मार्गेनथाउ, कार्ल ड्यूस, रॉबर्ट वेनर, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साथियों हॉन्स जे मार्गेनथाउ। देखिए, हॉन्स जे मार्गेनथाउ आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी रियलिज्म विचारधारा के प्रमुख सिद्धांतकार माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार शक्ति के संदर्भ में परिभाषित है। मार्गेनथाउ के अनुसार राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं और यह हित शक्ति के संतुलन पर आधारित होते हैं। उनके विचार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिक आदर्शों के बजाय व्यवहारिक और शक्ति केंद्रित दृष्टिकोण से संचालित होती है। अब क्वेश्चन नंबर 47 साथियों का आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य है श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा, पूंजीपतियों के हितों की रक्षा, मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा, समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा। तो आधुनिक उदारवाद का जो लक्ष्य है साथियों वह समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा। देखिए, आधुनिक उदारवाद अर्थात सकारात्मक उदारवाद का लक्ष्य समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करना है। आधुनिक उदारवाद राज्य के हस्तक्षेपवादी सिद्धांत का खंडन करते हुए नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य की सकारात्मक भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालता है। जे एस मिल, टी एच ग्रीन, एच जे लॉस्की, आर जे टॉनी तथा एल टी हॉबहाउस इस अवधारणा के प्रमुख प्रतिपादक हैं। तो इस तरह साथियों क्वेश्चन नंबर 47 हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा क्या है, आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है क्योंकि पहला विकल्प दिया है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता, यह प्रजातांत्रिक संस्थाओं के विरुद्ध है, यह स्वतंत्र उद्यमिता की वकालत करता है, यह विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त रखना चाहता है। तो आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से भिन्न है इनमें से किस आधार पर? तो वह है कि यह विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त रखना चाहता है। देखिए, आधुनिक उदारवाद पारंपरिक उदारवाद से इस बात से भिन्न है कि यह विश्व को सभी प्रकार के अत्याचारों एवं शोषण से मुक्त रखना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कथन कारण वाला। कथन दिया है कि उदारवाद राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित करना चाहता है, तो ये कथन ही गलत हो जाएगा। उदारवाद राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित नहीं करना चाहता, राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित करना चाहता है। अच्छा, फिर कारण दिया है कि उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है, ये तो सही है। तो इस तरह से साथियों इसका देखिए ए ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। हाँ, व्याख्या देखते हैं। देखिए, उदारवाद राज्य की भूमिका को नकारात्मक ढंग से अभिव्यक्त करता है। उदारवाद राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित करना चाहता है। उदारवाद, अच्छा, मतलब कि राज्य हद से ज़्यादा अपनी पॉलिसी वगैरह जो वेलफेयर स्कीम ना बनाए, तो सही बात है। हाँ, देखिए हम मिसगाइड हो गए थे। व्याख्या देखते हैं। उदारवाद राज्य की भूमिका को नकारात्मक ढंग से अभिव्यक्त करता है। इस अवधारणा की यह मान्यता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राज्य की सत्ता परस्पर विरोधी वस्तुएं हैं। राज्य की भूमिका केवल प्रहरी राज्य की है, वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करे। हालांकि सकारात्मक उदारवाद नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य की सक्रियता का समर्थन है, परंतु यहाँ पर राष्ट्रीय उदारवाद को ही प्रमुखता प्राप्त है। राज्य की इस प्रकार की भूमिका का निहितार्थ है व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता। अतः उपर्युक्त प्रश्न में कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, इंग्लैंड में लॉर्ड बेब्रिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था उदारवादी राज्य, पंथनिरपेक्ष राज्य, समाजवादी राज्य या कल्याणकारी राज्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कल्याणकारी राज्य। देखिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, दिसंबर 1942 में इंग्लैंड में आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लॉर्ड विलियम बेब्रिज प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के माध्यम से 5 महाबुराइयों का अंत करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाने को कहा गया। ये 5 बुराइयां बेरोजगारी, बीमारी, अज्ञानता, भुखमरी तथा आश्रय अभाव हैं। यह रिपोर्ट सरकार से नागरिकों को पर्याप्त आय, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, पर्याप्त शिक्षा, पर्याप्त आवास तथा पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने की मांग करती है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य न माध्यम है न उद्देश्य है, एक उद्देश्य है, और सी है कि एक माध्यम है, और डी है एक अवयव है। तो कल्याणकारी राज्य सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य क्या है, यह राज्य को एक माध्यम मानता है। देखिए,
कल्याणकारी सिद्धांत राज्य को एक माध्यम मानता है। इसका मुख्य फल लोगों की अनिवार्य स्वतंत्रताओं के साथ बिना छेड़छाड़ के लोगों को कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करना है। लॉर्ड विलियम बेब्रिज ने इटली की लेबर पार्टी को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में 5 बड़ी बुराइयों जैसे बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भूखमरी तथा आश्रयाभाव के उन्मूलन में राज्य की सकारात्मक भूमिका की कामना की है। अब क्वेश्चन नंबर 52 साथियों, निम्न में से कौन यह जानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? गैलब्रेथ, मैकफर्सन, कीन्स या रूजवेल्ट? तो इसका सही जवाब है साथियों गैलब्रेथ। व्याख्या देखते हैं। देखिए, समकालीन अमेरिकी अर्थशास्त्रवेत्ता जॉन केनेथ गैलब्रेथ ने अपनी पुस्तक द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, नया औद्योगिक राज्य 1971 के अंतर्गत यह तर्क दिया है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। गैलब्रेथ ने अपनी प्रसिद्ध कृति द एफ्लुएंट सोसाइटी के अंतर्गत निजी सुसंपन्नता, प्राइवेट एफ्लुएंस और सार्वजनिक दरिद्रता के सह अस्तित्व की बात की है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने वर्ष 1930 के दशक की आर्थिक मंदी से विश्व को उबारने में मदद की। वर्ष 1930 में कीन्स की पुस्तक द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशित हुई। कीन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में योगदान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील को लागू किया था। सीबी मैकफर्सन स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद के जनक माने जाते हैं। अब आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 53। देखिए 53 में पूछा है कि किस राजनीति शास्त्री ने सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन व राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषता माना है? एस.एन. आइसेनस्टाट, एडवर्ड सिल्स, रूडोल्फ या डेविड एप्टर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों एस.एन. आइसेनस्टाट। देखिए एम.एन. आइसेनस्टाट ने आधुनिकीकरण की विशेषता मानी है। क्या क्या मानी है? सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 54 साथियों, अहस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है? श्रेणी समाजवाद, सकारात्मक उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद? तो इनमें से साथियों नकारात्मक उदारवाद की विशेषता अहस्तक्षेप नीति, इसी को लेसेस फेयर भी कहा जाता है। देखिए, अहस्तक्षेप की नीति नकारात्मक उदारवाद की विशेषता है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है। नकारात्मक उदारवाद 16वीं से 18वीं सदी के बीच विकसित अवधारणा है, जिसके प्रमुख प्रतिपादक विचारक जॉन लॉक, एडम स्मिथ एवं रिकार्डो हैं। इसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है तथा आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में राज्य की न्यूनतम भूमिका होनी चाहिए। यह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास रखता है, जिसमें संपत्ति का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 55 पे साथियों, लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से संश्लेषण है साम्यवाद और आदर्शवाद का, समाजवाद और साम्यवाद का, उदारवाद और समाजवाद का, व्यक्तिवाद और फांसीवाद का। तो लोक कल्याणकारी राज्य इनमें से किसका संश्लेषण है? वह है उदारवाद और समाजवाद का। इस तरह से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कल्याणकारी राज्य में उदारवाद से स्वतंत्रता तथा समाजवाद से कल्याण का विचार ग्रहण करके दोनों को इस प्रकार मिश्रित किया है कि पुलिस राज्य व संपूर्ण राज्य दोनों का अद्भुत मिश्रण जैसा दिखाई देता है। एक ओर यह लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, व्यवसाय आदि की अनिवार्यता स्वतंत्रताओं की प्रत्याभूति प्रदान करता है, जबकि दूसरी ओर यह निर्धनता, अज्ञानता, व्याधि, भूख, आश्रयाभाव जैसी सामाजिक आर्थिक बुराइयों को समाप्त करने की नीति अपनाता है। अब क्वेश्चन नंबर 56 है साथियों। हाँ, देखिए, किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है? G.D.H. कोल, H.J. लॉस्की या अब्राहम या T.W. केंट? तो इनमें से जो ये बात कहे हैं वह है साथियों T.W. केंट। देख लीजिए। देखिए, T.W. केंट ने कल्याणकारी राज्य की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि वह अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। राज्य का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा है। अब क्वेश्चन नंबर 57 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक है? लेनिन, बेंथम, जवाहरलाल नेहरू, J.S. मिल? तो इसका सही जवाब होगा साथियों जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड के फेबियन समाजवादी विचारों से
प्रभावित थे। उनका विश्वास लोकतांत्रिक समाजवाद में था तथा वे कल्याणकारी राज्य में भी विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने एक भाषण में लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए कहा था, सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक हितकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व तो समझता है। टी.डब्ल्यू. केंट के अनुसार लोक हितकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है। डॉक्टर अब्राहम के अनुसार कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। डी.एल. हॉफमैन के अनुसार कल्याणकारी राज्य दो अतिथियों में से एक समझौता है जिसमें एक तरफ साम्यवाद है तो दूसरी तरफ अनियंत्रित व्यक्तिवाद है। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 58 है कि किसने कहा कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है, लॉक, हॉफमैन, कांट या रूसो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों हॉफमैन। देखिए यहाँ पे दिया भी है हॉफमैन ने, देखिए टी.डब्ल्यू. केंट का है, हॉफमैन के अनुसार देखिए ऊपर वाली व्याख्या में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको लगता है हाँ, देखिए हॉफमैन ने कहा है कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है। कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है। पूछा है कि कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है समाजवाद और साम्यवाद का, साम्यवाद और आदर्शवाद का। ये साथ में भी पूछा भी गया था पीछे, तो हम लोगों ने देखा था कि उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण है कल्याणकारी राज्य। देख लेते हैं बाकी विकल्प। देखिए, व्यक्तिवाद और फांसीवाद, उदारवाद और समाजवाद। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, उदारवाद और समाजवाद दोनों संकल्पनाओं का समावेश कल्याणकारी राज्य में पाया जाता है। उदारवाद की भांति इसमें भी व्यक्ति स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है, साथ ही राज्य की भूमिका को समाज के कमजोर एवं शोषित वर्ग के लिए सकारात्मक पहल के रूप में विश्लेषित किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 60 है साथियों, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है समाजवाद और साम्यवाद का, और उदारवाद और समाजवाद का, या व्यक्तिवाद और फांसीवाद का, या साम्यवाद और आदर्शवाद का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण है कल्याणकारी राज्य। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य अनिवार्यतः एक संश्लेषण है, फिर वही प्रश्न रिपीट किया है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा साथियों उदारवाद और समाजवाद का। अब क्वेश्चन नंबर 62 है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन किसका है? मैकाइवर का दिया है, या अब्राहम का, या लास्की का। तो इनमें से साथियों यह कथन जो है कि देखिए स्टार लगा व्याख्या देखते हैं। देखिए, कल्याणकारी राज्य वर्तमान समय में बहुत प्रचलित शब्द बन गया है। आज प्रत्येक राज्य अपने आप को कल्याणकारी राज्य के रूप में घोषित करता है। कल्याणकारी राज्य की परिभाषा देते हुए टी.डब्ल्यू. कांट ने कहा कि कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। तो वैसे साथियों ये कांट का कथन है, तो विकल्प में कांट दिया तो उसके साथ जा सकते हैं हम। तो कांट ने क्या कहा है कि कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए दूरगामी सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। और लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में हॉफमैन ने लिखा कि कल्याणकारी राज्य साम्यवाद और व्यक्तिवाद के बीच एक समझौता है। इनका विश्वास है कि अपनी अपूर्णताओं के बावजूद कल्याणकारी राज्य हर मानवीय और प्रगतिशील समाज के लिए नमूना पेश करता है। ज्ञातव्य है कि लास्की भी कल्याणकारी राज्य के समर्थक हैं। यहाँ यदि विकल्प कांट के स्थान पर केंट का उल्लेख होता, अच्छा कांट यहाँ पे लिखा है जबकि ये बात इन्होंने बोला है किसने? कांट। तब उत्तर डी होता, केंट का उल्लेख होता, ये केंट ने बोला है। देखिए अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक सवाल हल किया था, तो यहाँ पे देखिए दिया है कि टी.डब्ल्यू. केंट के अनुसार कि लोक हितकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है। तो वो कांट नहीं है, ये केंट है। तो इसलिए साथ में मिसप्रिंट हमको लगता है हो गया था, लेकिन अगर केंट होता तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा सही होता है, ये कांट नहीं बोले हैं। तो चलिए अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 62। अब क्वेश्चन नंबर 63 और इस सेशन का और इस चैप्टर का आखिरी सवाल भी है साथियों। देखिए, पूछा है कि फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है, आतंकवाद की निर्णायक विजय होगी, या उदारवाद प्रति आतंकवाद में परिवर्तित हो जाएगा। उपर्युक्त में कोई नहीं। तो फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। ऑप्शन ए हमारा सही है। देखिए,
पूर्व सोवियत संघ के विघटन तथा शीत युद्ध की समाप्ति, जिसमें पश्चिमी उदारवादी विचारधारा तथा सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा के बीच संघर्ष चल रहा था, के बाद फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में यह विचार व्यक्त किया कि अब पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। तो साथियों, इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं। अब अगला चैप्टर हम लेके आएंगे अराजकतावाद और फांसीवाद, दोनों एक ही साथ कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद जो चैप्टर बचेगा साथियों, उसके बाद बचेगा प्रजातंत्र के बाद फिर वैज्ञानिक समाजवाद। तो इस तरह से हमारा पूरा पॉलिटिकल थियरी जो घटना चक्र में दिया हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, इतना ही रहने देते हैं इस सेशन में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।